सो आवर टुडेस टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा थर्मोडायनामिक्स। देखो बेटे, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स? बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअल मतलब है, थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो बेसिकली इसका मतलब होता था मोशन ड्यू टू हीट, मोशन ड्यू टू हीट। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ब्रांच है ये एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर्स जो थे ना उन्होंने बना रखी थी। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो थे उन्होंने बना रखी थी। ठीक, जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया तो स्टीम इंजन में मोशन किसकी वजह से था बेटा? इट इज ड्यू टू हीट, इट वॉज ड्यू टू हीट। कि हमने वाटर को हीट किया, उसके वेपर्स बने और उस वेपर से हमने इंजन चला दिया। ठीक है ना बेटा? तो दैट वाज मोशन ड्यू टू हीट। तो उन लोगों ने मिलकर के ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिराइव की थी, दैट इज मोशन ड्यू टू हीट। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि हम सारे एनर्जी चेंजेस में पढ़ने लग गए, हर तरह का एनर्जी चेंज हम इसमें पढ़ने लग गए और ये बन गया मोशन ऑफ हीट। था क्या? मोशन ड्यू टू हीट, और बन क्या गया? मोशन ऑफ हीट, कि हीट कैसे मूव करती है। ठीक है बेटा? तो सारे एनर्जी चेंजेस हम इसमें पढ़ने लग गए, तो हमने इसको बोल दिया कि इट इज। देखो, एक बात क्लियर कर लेते हैं अभी, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स दो अलग बातें हैं। ना तो केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को देख के फिजिक्स वाले सर को क्वेश्चन करना, ना फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स देख करके केमिस्ट्री वाले सर को क्वेश्चन करना। क्यों? इन दोनों का नेचर थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ना होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ना है, हमें स्पेसिफिक हीट से कोई लेना देना नहीं है ना। हमारा काम है केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उसको पढ़ना। सो हमारे टॉपिक का नाम थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्विंग इन केमिस्ट्री। ठीक, जबकि जो सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे वो थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स। है तो सेम है, वही चीजें उन्होंने पढ़ानी वही मैंने पढ़ानी, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग होने हैं। ठीक, क्योंकि हम दोनों के साइन कन्वेंशन अलग अलग हैं। तो वो जाके आगे धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। कई जगहों पे हमारे में टसल भी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक, लेकिन उस टसल को टीचर्स के बीच में गुत्थम गुत्था नहीं करवा देने का, है ना, वो अपने तक ही रखने का। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में पढ़ने का, फिजिक्स को फिजिक्स में। ठीक, हाँ, लॉजिकली हम सब कुछ प्रूव करते चले जाएंगे। ठीक, तो हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry which deals with energy transfers and transformations It is a branch of chemistry which deals with energy transfer and transformations. अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ लाइफ। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो यार, ये तो मैं को बायोलॉजी में पढ़ाया था कि बायोलॉजी ऑफ इज स्टडी ऑफ लाइफ। मैं प्रूव करता हूं गलत है। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ लाइफ। कैसे? आप में से कोई भी बच्चा क्या मुझे लाइफ की डेफिनेशन दे सकता है? लाइफ की डेफिनेशन? यस सौम्या, सौम्या या नहीं सौम्या? लाइफ की डेफिनेशन कोई भी डेफिनेशन जो मन में आए, कोई भी फिलोसफिकल डेफिनेशन, व्हाट इज लाइफ? तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? लाइफ तो पढ़ती हो ना बेटा। हाँ, दिस इज नॉट एन आंसर। ओके Moira, can you tell me what is life according to you? Well, sir, life is fun, isn't it? Yes. Life is what we live. Very nice. ये नई बात पता चली मेरे को, लाइफ what we live, है ना? If we don't live, that is not life. Yes. Okay, आप बताओगे बेटा what is life? जो भी कोई लिविंग बॉडी हो उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अच्छा, लिविंग बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, ठीक,
हमें यह पता है कि सन से एनर्जी आती है, मालूम है? हमारे यूनिवर्स का, जो हमारा यूनिवर्स है या मिल्की वे बोल लो, उसका सोर्स जो है एनर्जी का वो क्या है? सन है। सन से एनर्जी आती है, प्लांट उस एनर्जी को एंट्रैप करते हैं, है ना? हम तो नहीं एंट्रैप करते, प्लांट्स उसको एंट्रैप करते हैं और उसको एंट्रैप करने के बाद वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सन से क्या आती है? सोलर एनर्जी। उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हम उस केमिकल एनर्जी को खाते हैं, ठीक, और मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करते हैं। हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक। अब कल को सन से रोशनी आनी, एनर्जी आनी बंद हो जाए, विल देयर बी एनी लाइफ? देयर इज नो लाइफ, क्योंकि एनर्जी जब तक ट्रांसफर नहीं होगी, सन से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी प्लांट्स तक, तो प्लांट्स नहीं बनेंगे। और मान लो चलो प्लांट्स तक पहुंच गई एनर्जी, आप उसको खा नहीं पाते हैं, ठीक, आप तक वो एनर्जी पहुंचती नहीं है, तो तब क्या लाइफ होगी? तब भी लाइफ नहीं होगी। तो एनर्जी का ट्रांसफर होना जरूरी है ना लाइफ के लिए, है ना? एक एनर्जी का ट्रांसफर होना जरूरी है। दूसरी बात, अगर बेटे सन से जो एनर्जी आती है वो आती है सोलर एनर्जी। वो सोलर एनर्जी सिर्फ प्लांट एंट्रैप करते हैं और उसको चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी हम खा के मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। कल को मान लो प्लांट्स उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट ना कर सके केमिकल एनर्जी में, क्या लाइफ पॉसिबल होगी? क्या हम जादू हैं जो धूप से मुंह, सन के सामने मुंह खोल के खड़े हो जाओगे? जियोगे क्या? नहीं ना। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना भी तो जरूरी है ना भाई? एनर्जी को सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना भी जरूरी है, और केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करना जरूरी है। उस दौरान और भी कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं, वो जरूरी है। सो एक्चुअली लाइफ इज प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इजंट इट? आप जितना मर्जी लाइफ को पढ़ लो यार, जब तक एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्या लाइफ पॉसिबल हो सकती है? तो बोलो फिर स्टडी ऑफ लाइफ क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स हुई ना, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं। बायोलॉजी तो सिर्फ उसका कॉन्सिक्वेंस है, इजंट इट? तो बेसिकली आज हम इसी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशंस की जो स्टडी है उसको हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। पर अब दूसरी बात आई कि मेरे पेट में दर्द ही क्यों है, मैं किसी की एनर्जी को पढ़ूं? क्या फर्क पड़ता है एक परख नली में रिएक्शन हो जाए और उससे एनर्जी निकले ना निकले? मेरे पेट में कहां दर्द है भाई? मुझे क्यों पढ़नी है एनर्जी ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशंस? ठीक, व्हाई वी नीड थर्मोडायनेमिक्स? देखो बेटे, अगर पानी को किसी ऊपर पर्वत पे फेंक दो, अपने आप नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उसे धक्का मारना, चल भाई ऐसा करना पड़ेगा क्या, या फूके मारने पड़े, चल यार, ऐसा तो नहीं होगा, अपने आप आएगा ना। अब मान लो पानी नीचे फेंक दिया, ऊपर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा भाई? मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि क्यों नहीं आएगा, यानी व्हाई सम रिएक्शंस आर फिजिबल इन नेचर, व्हाई अदर आर नॉट। पानी ऊपर क्यों नहीं चढ़ा भाई? चढ़ जाता अपने आप। तभी चढ़ सकता है जब हम उसमें कोई टुल्लू पंप लगाएंगे, है ना? वो पंप, तुम्हारे घरों में मोटरें लगी होंगी ना, जब तक वो चल रही हैं पानी ऊपर चल रहा है, जैसे मोटर बंद पानी ठा नीचे। अगर मान लो टैप्स खुले रहे तो जो पानी ऊपर चढ़ा है सारा नीचे नीचे अपने आप आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। ये क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे प्रोसेस दुनिया में होते हैं जो फिजिबल हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस दुनिया में होते हैं जो फिजिबल नहीं है। जैसे इवेपोरेशन तुमने पढ़ी, अपने आप होती कि तुम फूके मारते हो? अपने आप होती है। पर बॉइलिंग अपने आप होती है कि तुम गर्म करते हो? तुम गर्म करते हो, अपने आप बॉइलिंग तो नहीं होती। ऐसा क्यों भाई? चीजें तो दोनों सेम लग रही थी मेरे को, दोनों में क्या हो रहा था? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड, तो क्यों एक में एनर्जी की जरूरत पड़ी, एक में नहीं पड़ी? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में था, व्हाई सम प्रोसेसेस आर फिजिबल अदर्स आर नॉट। इसका आंसर हमें थर्मोडायनेमिक्स में मिला। थर्मोडायनेमिक्स प्रिडिक्ट्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी मतलब फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। थर्मोडायनेमिक्स हमें पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है, वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। हम उसी में मत्था मारे जो हो सके, है ना? जो चीज हो ही नहीं सकती, जबरदस्ती मत्था मारने का कोई फायदा है ना भाई?
अब तुम पढ़ ही नहीं रहे तो क्या करूंगा मैं? जबरदस्ती मत्था मारने से कुछ होगा नहीं यार, तुम पढ़ते हो। तो यानी प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस और नॉट स्पॉन्टेनियस, इसको डिस्कस करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स को हमने डिस्कवर किया, इसका एक ब्रांच बना दिया। क्लियर? अब थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स जो होता है हमारा पूरा यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम यूनिवर्स को दो बड़े बड़े पार्ट्स में बांट देते हैं बच्चों। एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं सिस्टम, क्या बोलते हैं? सिस्टम। और दूसरा पार्ट जिसको हम बोल देते हैं सराउंडिंग्स। एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग्स। अब सिस्टम क्या हुआ बेटा? सिस्टम इज एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमने क्या कहा कि सिस्टम इज द पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under investigation। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जिसमें हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं या जो हमें जिसके बारे में समझना है, ठीक, जिसके ऊपर कोई काम चल रहा है, ठीक, दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम। जैसे मान लो मैं एक कप में चाय पी रहा हूं, या मान लो ये एक वाटर बॉटल है और मैं ये देखना चाहता हूं इसका पानी का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, सो दिस बिकम्स माय सिस्टम। ये मेरा सिस्टम हो गया। एंड रेस्ट ऑफ यूनिवर्स जो बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स वो सराउंडिंग है। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, बाकी बचा हुआ यूनिवर्स सराउंडिंग है। यानी इस बॉटल का सराउंडिंग चंदा मामा भी है, ठीक, मार्स भी है, जुपिटर भी है, लंदन भी है, जापान भी है, और ये कमरा भी है। समझ में आया? तो ये मेरा सिस्टम। बाकी रेस्ट ऑफ यूनिवर्स चाहे वो कुछ मर्जी हो, वो सराउंडिंग्स। अब ऑब्वियसली एक बात बताओ, इस पानी का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो, उससे क्या चंदा मामा का टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा? नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली होना तो चाहिए, ठीक। बट ये है कि हम सराउंडिंग को भी दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक। ये बुक्स में नहीं, ये मेरी बुक में से है ना। सराउंडिंग को भी दो पार्ट में बांट देते हैं। एक इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग एग्जैक्टली सिस्टम के आसपास वाली इमीडिएट सराउंडिंग, और एक इनफाइनाइट सराउंडिंग, इनफाइनाइट सराउंडिंग। एक इमीडिएट सराउंडिंग, एक इनफाइनाइट सराउंडिंग्स। इमीडिएट सराउंडिंग जस्ट आसपास द सिस्टम। जैसे बॉटल लिया था तो ये कमरा, ये इमीडिएट सराउंडिंग है, और चंदा मामा इसकी इनफाइनाइट सराउंडिंग है, ठीक है। अमेरिका इसकी इनफाइनाइट सराउंडिंग है। हम जो असर देखते हैं बेटा, कोई भी जो चेंज देखते हैं सिस्टम में, उसका फर्क इमीडिएट सराउंडिंग पे देखते हैं, इनफाइनाइट पे नहीं देखते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट में चेंज जरूर होगा। जैसे मैंने बोला, अगर यहां मैं चाय पी रहा हूं, है ना, उस एनर्जी चेंज का फर्क चंदा मामा के टेम्परेचर पे भी पड़ता है, पर वो इतना 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 कम होता है कि वो जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है। समझ में आई मेरी बात? तो उसको हम पढ़ते ही नहीं। तो हमारा जो चेंज है या जो हमारा लेन देन है, वो सिस्टम और इमीडिएट सराउंडिंग के बारे में होगा। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये कभी नहीं बोलना कि भाई इनफाइनाइट सराउंडिंग पे फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन उसको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ इमीडिएट सराउंडिंग को पढ़ना होता है। क्लियर? अब सिस्टम और सराउंडिंग को बांटने वाली भी कोई चीज होनी चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा ये सिस्टम है सराउंडिंग है। तो वो जो सिस्टम और सराउंडिंग को बांटने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री, ठीक। बाउंड्री या जिसको हम वॉल बोल लेंगे, बाउंड्री या वॉल, ठीक है जी। अब ये जो बाउंड्री या वॉल है, ये आगे दो तरह की हो सकती है दोस्तों। ये बाउंड्री और वॉल दो तरह की हो सकती, कैसी? एक कंडक्टिंग, या उससे भी पहले हम इसको ऐसे बांट देते हैं कि एक हो सकती है रियल वॉल्स और एक हो सकती है इमेजिनरी वॉल्स।
इमेजिनरी वॉल्स, एक रियल वॉल्स, एक इमेजिनरी वॉल। जैसे पुत्र, अगर इस बॉटल के अंदर का पानी मेरा सिस्टम है और ये कमरा हमारा सराउंडिंग है, तो एक कमरा और पानी के बीच में रियल वॉल्स आ रही है कि नहीं? इस बॉटल की वॉल्स कैसी है? रियल है। तो यहां सिस्टम की रियल वॉल्स है ना बेटा? तो दिस इज रियल वॉल जो फिजिकली टच कर सकते हैं आप। लेकिन पुत्र, अगर ये बॉटल विद वाटर, बॉटल विद वाटर, ये मेरा सिस्टम हो गया। बॉटल विद वाटर, ये मेरा सिस्टम हो गया। अब सराउंडिंग और इसके बीच में वॉल कहां है नहीं ना? तो हम उसको क्या करते कि इसके बाद हमारी सराउंडिंग, वो एक इमेजिनरी वॉल बनाई हमने, है ना? तो वॉल कैन बी रियल एंड वॉल कैन बी इमेजिनरी। जो इमेजिनरी वॉल है वो तो हमेशा कंडक्टिंग है। इमेजिनरी वॉल इज ऑलवेज कंडक्टिंग, क्योंकि वो तो झूठी मूठी है, ऑलवेज कंडक्टिंग, ठीक है जी। लेकिन जो रियल वॉल है ना, वो दो तरह की हो सकती है। दुनिया दो ही दो चीजों में बटी हुई है बेटा, है ना? सुख दुख, आदमी औरत, दिन रात, है ना? जैसे दो दो चीजों में बांटते चले जाएंगे आगे। तो हमारे पास इमेजिनरी जो है वो कंडक्टिंग है, लेकिन रियल आगे दो पार्ट में बटी है। रियल में या तो हो सकती कंडक्टिंग वॉल्स, कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक, और या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। अब जो कंडक्टिंग वॉल्स हैं, जिसके आसपास हीट का ट्रांसफर हो सकता है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां जब हम कंडक्टिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहां हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, करंट की बात नहीं हो रही है, या थर्मली कंडक्टिविटी की बात हो रही, थर्मल कंडक्टिविटी की, हीट की ट्रांसफर की बात हो रही है। क्लियर? तो बेटे, कंडक्टिंग वॉल जो होती है इसको बोलते हैं डायथर्मिक वॉल। क्या नाम देते हैं? डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक वॉल। और वहीं पे जो नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल। तो वॉल जो है, ठीक, वो डायथर्मिक वॉल यानी कंडक्टिंग हो सकती है और या फिर नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। और इसी वॉल की वजह से ये आगे सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। किसी में अगर कंडक्टिंग वॉल है तो उससे एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, किसी में नॉन कंडक्टिंग वॉल है तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो इस वॉल की वजह से हम सिस्टम्स को आगे डिफाइन करेंगे। तो सिस्टम हमारे पास तीन तरह के हैं, कभी कभी तीन चीजों में भी होते हैं ना, आदमी औरत बच्चा, ठीक। तो यहां पे तीसरी चीज हमारे पास, यहां पहला हमारे पास आएगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सिस्टम? बेटा, ओपन सिस्टम वेयर देयर इज फ्री exchange of matter as well as energy। ठीक, क्या बोला? ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, जहां मैटर और एनर्जी का फ्री एक्सचेंज होगा। ठीक, जैसे बेटे एक चाय का कप, ठीक, इसमें चाय पड़ी हुई है, तो बेटा चाय के वेपर्स भी बाहर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो मैटर भी बाहर जा रहा है, चाय ठंडी भी होगी कि नहीं? तो उससे एनर्जी भी बाहर जा रही होगी, है ना बेटा? तो एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है और मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है, इसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। अब फटाफट बोलो, ओपन सिस्टम में किस तरह की वॉल होनी चाहिए? अरे, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? ऑब्वियसली डायथर्मिक वॉल्स। तो अगर सिस्टम में डायथर्मिक वॉल्स होती हैं, ठीक, तो डेफिनेटली वो कैसा होता है? ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम कंटेन्स डायथर्मिक वॉल्स, डायथर्मिक वॉल्स। और डायथर्मिक मतलब कंडक्टिंग वॉल्स, ये ओपन सिस्टम हो गया। जैसे बेटे अ मैन इज एन ओपन सिस्टम और नॉट? क्या हम ओपन सिस्टम है कि नहीं? भैया हम सांस भी लेते हैं, मैटर अंदर बाहर जाता है, एनर्जी भी डिसिपेट होती है, हम ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, तो वो सारा एनर्जी का चेंज भी होता है।
तो हम एनर्जी भी दे रहे हैं, एनर्जी ले भी रहे हैं, मैटर भी दे रहे हैं, मैटर ले भी रहे हैं, फ्री एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, तो वी आर ओपन सिस्टम। सिमिलरली अ पॉन्ड, एक तालाब, तालाब में भैया पानी गर्म भी होता है, पानी ठंडा भी होता है, उसमें हीट जाती भी हीट आती भी, और इवेपोरेशन भी होती है, ठीक, गंध भी उसके अंदर हम डालते हैं, ठीक, तो देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, सो दैट इज आल्सो एन ओपन सिस्टम। क्लियर अबाउट ओपन सिस्टम? दूसरी तरह का सिस्टम, सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम। ना क्लोज सिस्टम की जहां तक बात करें बेटा, क्लोज सिस्टम वो होता है वेयर देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर। क्या बोला? वेयर देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर। मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा भाई, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे इसी चाय के कप के ऊपर अब हमने क्या किया, एक सॉसर रख दिया। नो, वेदर मैटर विल बी एक्सचेंज नाउ। अब क्या वेपर इससे बाहर जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। पर क्या चाय ठंडी होगी कि नहीं होगी? तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है ना भाई, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, पर मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम। बट माइंड विद वन वेरी बिग थिंग, बेटा क्लोज सिस्टम का मतलब कभी भी फिजिकली क्लोज सिस्टम से नहीं होता। क्लोज सिस्टम का मतलब ढक्कन बंद सिस्टम से नहीं है। ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं क्लोज सिस्टम मतलब ढक्कन बंद, नहीं, ऐसा नहीं। एक मेटल की बॉल है भाई, या मेटल का ब्लॉक है, उसको हीट करते हो, क्या वो हीट अप होगा? क्या वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा? पर क्या उसका कोई मैटर जाएगा बाहर? आप आयरन की रॉड को गर्म कर रहे हो, क्या आयरन उड़ जाएगा? नहीं ना भाई, जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर ना चल जाए, है ना, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ना चल जाए, तब तक तो ऐसा नहीं होने वाला। पर मेटल का जो ब्लॉक होगा वो एक क्लोज सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? उसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है, पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो क्या वो ढक्कन बंद सिस्टम है? नहीं। यानी क्लोज सिस्टम का मतलब कभी भी ढक्कन बंद सिस्टम नहीं समझना है। क्लोज सिस्टम का मतलब सिर्फ ये है जिससे मैटर का एक्सचेंज ना हो सके, भले ही वो ओपन हो। आपने कुछ ऐसे लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया, उसका रिएक्शन करवाया, पर उसमें इवेपोरेशन नहीं हो पा रही है। अब मैटर बाहर नहीं जा रहा है यार, अब मैटर बाहर नहीं जा रहा है, ठीक, तो वो खुला होके भी क्या है? क्लोज सिस्टम है। जैसे एक परख नली के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, NaCl डाला। क्या डाला? NaCl। उसके साथ आपने डाला AgNO3, दोनों भाई सॉलिड थे, और रिएक्शन हो गया, बना AgCl प्रेसिपिटेट और NaNO3, ये दोनों भाई भी सॉलिड थे। अब ये परख नली के अंदर ही रहेंगे, क्या इसमें से कुछ बाहर जाएगा? परख नली खुली होगी ना, तो इसको क्लोज सिस्टम बोलोगे कि ओपन? क्लोज्ड ही है ना, है ना, कि यहां से मैटर तो नहीं जा रहा बाहर, भले ही परख नली ओपन है। समझे मेरी बात? तो यानी क्लोज सिस्टम का मतलब कभी भी फिजिकली क्लोज सिस्टम नहीं समझने का बेटे। क्लोज सिस्टम का सिर्फ ये मतलब है जिससे मैटर बाहर ना जाए। हाँ, एनर्जी बाहर आए या एनर्जी अंदर जाए, एनर्जी का एक्सचेंज हो, पर मैटर का एक्सचेंज ना हो, उसको अपन लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। बोलो क्लियर? तीसरी तरह का सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? बेटा आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी, जिसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज है बच्चों और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज है, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम का एक तुच्चा सा एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क। तुच्चा सा ही बोलूंगा यार, क्या उसमें सारे समय गर्म ही रहेगा सब कुछ? नहीं ना, थोड़े टाइम के लिए। अ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी क्रिएटेड ऑन अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर में परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट हो ही नहीं सकता।
क्योंकि परफेक्ट आइसोलेटेड के लिए एडियाबैटिक वॉल परफेक्ट चाहिए, और परफेक्ट एडियाबैटिक वॉल क्रिएट ही नहीं हो सकती। क्यों? उसके लिए कम से कम 10 मीटर का वैक्यूम चाहिए। अगर 10 मीटर का वैक्यूम हम बनाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सो हाई, पढ़ा था ना, 16 हॉर्स पावर से ऊपर, 16 घोड़े इधर 16 घोड़े इधर, याद है ना भाई? तो कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सो हाई कि वो 10 मीटर के वैक्यूम को क्रश कर देगा, तो वो कभी बन ही नहीं सकता वैक्यूम। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम कभी नहीं बन सकता। अगर बन सकता कितने मजे होते ना। जिंदगी में एक ही बार ना मटर पनीर बना के रख लेते, राजमा बना के रख लेते, है ना, अपनी पसंदीदा चीजें बना के रख लेते, वो आइसोलेटेड वेसल में, सारी जिंदगी गर्म रहती, है ना। शादी हुई और ब्राइड ने पहले 4 साल सिर्फ रोटियां बनाई, और रोटियां बना के एक आइसोलेटेड सिस्टम में रख दिया कि सारी जिंदगी खाओ, है ना। चाय बना करके एक बड़े से बर्तन में रख दी, सारी जिंदगी निकालते रहो। अगर परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम होता, ऐसा ही होता ना, है ना, कि वो तो कभी ठंडी होनी नहीं थी, पर ऐसा होता नहीं। तो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी क्रिएटेड ऑन अर्थ बिकॉज इट नीड्स एटलीस्ट 10 मीटर ऑफ वैक्यूम व्हिच विल बी क्रश्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Therefore, we have some tucha examples of what you can say isolated system like thermos flask etc. वो थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं तीनों सिस्टम समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन जानना चाहूंगा बच्चों, ठीक? आप सभी से क्वेश्चन जानना चाहूंगा, ठीक? चलो, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, जिससे पूछूं सिर्फ वही जवाब देना, ठीक? और बाकी ऑनलाइन जो मर्जी बोलते रहना, ठीक? मेरे को पता चल जाएगा कि ऑनलाइन किसी और को नहीं समझ में आएगा ना भाई, ठीक? तो अगली बात जब हम करें यहां पर, ठीक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ पक्षी, ये किस तरह का सिस्टम है भाई? आराम से सोचो, फ्लाइंग बर्ड किस तरह का सिस्टम है? यस, ऑनलाइन वाले लिख के देना आंसर। गुड गुड गुड, हाँ जी, यस, बताएं। क्लोज सिस्टम। इन्होंने बोला कि फ्लाइंग बर्ड क्लोज सिस्टम है। इनसे पूछा जाए क्या बर्ड नाक बंद करके उड़ता है भाई? अरे सांस तो लेता है ना यार, तो मैटर तो एक्सचेंज है ही है, और एनर्जी तो एक्सचेंज होनी। ओपन सिस्टम, कैसा सिस्टम? अ फ्लाइंग बर्ड इज एन ओपन सिस्टम, है ना। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अ डेड बॉडी, मरा हुआ इंसान, डेड बॉडी, डेड बॉडी किस तरह का सिस्टम है? यस, कम ऑन। आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पे कई बच्चे क्लोज्ड लिख रहे हैं। बेटा डेड बॉडी इज अगेन एन ओपन सिस्टम पुत्र। अरे एक बात बताओ, जब बंदा मरता है तो उसकी बॉडी से स्मेल नहीं आती बाद में? 10 घंटे बाद बॉडी स्मेल करनी शुरू करती है कि नहीं? तो स्मेल इज द फॉर्म ऑफ मैटर और नॉट? स्मेल क्या होता है? फॉर्म ऑफ मैटर है। कहां से निकल रहा है? बॉडी के अंदर से बाहर आ रहा है ना। ऐसे ही बहुत सारी फाउल गैसेस बाहर आती हैं, तो मैटर इज एक्सचेंज्ड एज वेल एज डेड बॉडी पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है ना, और उसको ओवन में रखो गर्म हो जाएगी ना। करते हो ना मुर्गे की डेड बॉडी गर्म, है ना भाई? गर्म हो जाती कि नहीं? तो गर्म भी होती, ठंडी भी होती है, तो मतलब एनर्जी जाती भी एनर्जी आती भी है। तो डेड बॉडी इज एन ओपन सिस्टम, है ना। तो थोड़ा ध्यान से सोचने का, ठीक, तो आंसर आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं। टी प्लेस्ड इन अ कैटल कैसा सिस्टम है? टी प्लेस्ड इन अ कैटल किस तरह का सिस्टम है? कैटल वो ढोर डंगर वाला कैटल नहीं, है ना, दूसरे वाला जिसमें टी रखते हैं। टी प्लेस्ड इन कैटल कैसा सिस्टम है? क्विकली। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। बेटा बात ये है, जस्ट 1 सेकेंड। So tea placed in a kettle, बच्चे बोल रहे ओपन, बोल रहे क्लोज। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैटल कौन सी है, ठीक है ना। अगर कैटल ऐसे वाली हुई, ऐसी नहीं होती कैटल, मैं पेंटर थोड़ी हूं। ऐसी वाली कैटल हो तो भैया यहां से वेपर्स बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये कैसा होगा? पर कैटल ऐसी वाली हो, आजकल ऐसी नहीं आती,
ढक्कन खोलो तभी बाहर निकलेगा सामान। तो ये क्या हो गया? मजे आ गए ना? ये मजाक की बात है, पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा, तो वो ओपन सिस्टम ही कहना कि वो पुराना क्वेश्चन, पुराने तरह की केटल होती होगी, नई वाली केटल नहीं होती होगी। तो टी प्लेस्ड इन केटल, इट इज एन ओपन सिस्टम। इसलिए बताया बेटे, बच्चे गलत कर देते हैं इसको, पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो कर सकते हो ओपन सिस्टम क्या, क्लोज सिस्टम क्या, आइसोलेटेड सिस्टम क्या, पूरी तरह क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं, इससे आगे अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट ऑफ सिस्टम। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी समझने वाली चीज है, मजा आएगा समझने का। हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की, स्टेट ऑफ सिस्टम। ध्यान से समझना बेटा, मेरे पास एक डब्बा था, उस डब्बे के अंदर एक गैस हुआ करती थी कभी। उस गैस का जो प्रेशर था वो P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। ठीक है जी, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। मेरे को गुस्सा आ गया, गुस्सा आने से मैंने इसका टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, प्रेशर उतना ही रखा, वॉल्यूम अभी उतना ही रखा। ऐसा हो ना हो वो एक अलग बात है, ऐसा हो ना हो वो एक अलग बात है। जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर तो चेंज होगा ना। तो चलो मान लेते हैं अपन ने टेम्परेचर T2 कर दिया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम अभी भी V1 है। ठीक, पर अभी भी ये गैस है, अभी भी क्या है? गैस है। मुझे सुंदर नहीं लग रही, मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया। ठीक, प्रेशर चेंज किया और टेम्परेचर को वैसे ही रखा, प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर अभी भी T2 है, पर अब ये लिक्विड हो गया, अब ये लिक्विड हो गया। मुझे मजा आया, तो मैंने कहा कि चलो टेम्परेचर और चेंज करेंगे। अपन ने टेम्परेचर को और चेंज कर दिया। ठीक, प्रेशर को अब हमने क्या किया? P3 ही रखा, टेम्परेचर को T3 कर दिया, वॉल्यूम चेंज हो गया V3 और ये बन गया सॉलिड। ये क्या बन गया? सॉलिड। मुझे मजा आ रहा था, तो मैंने इसका प्रेशर फिर से चेंज किया, और अब जो प्रेशर मैंने चेंज किया, प्रेशर बन गया P2, थोड़ा टेम्परेचर से भी छेड़छाड़ की, टेम्परेचर बढ़ गया T2, वॉल्यूम हो गया V1। ठीक, पर अब ये लिक्विड था जी। कैसा था? लिक्विड था। थोड़ी देर पढ़े नहीं दिया, कंडीशन सेम रह गई, P2 V1 T2, और ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इस सारे साइकिल में हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ सिस्टम आर देयर? Yes. How many states of system are there? Yes. So मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्लियर करो, फिजिकल स्टेट एंड स्टेट ऑफ सिस्टम दो अलग चीजें हैं। अगर तुमसे यहां पूछा जाता फिजिकल स्टेट्स, क्या पूछा जाता? फिजिकल स्टेट्स, तो आप बोलते यहां पे 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट्स हैं फिजिकल स्टेट। लेकिन यहां हम फिजिकल स्टेट की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? इट इज कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम, condition of existence of system when its macroscopic properties will have definite value, So condition of existence of system when its macroscopic properties will have definite value. सर यहां पे एक शब्द लिखा आपने, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। स्टेट ऑफ सिस्टम तो बाद में समझेंगे, पहले ये तो समझाओ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक स्टडी। यहां माइक्रोस्कोपिक चीजों की बात नहीं करते, यहां हम उन प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की होती है।
यहां मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता हूं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अगर मैं इनको डिफाइन करता हूं तो यह आएगी प्रॉपर्टी अराइजिंग ड्यू टू बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज अराइजिंग ड्यू टू बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज अराइजिंग ड्यू टू बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, वो प्रॉपर्टीज जो बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर की वजह से अराइज होती है। प्रॉपर्टीज अराइजिंग ड्यू टू बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, सो दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज अराइजिंग ड्यू टू बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। यानी यहां पे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ रहे, यानी यहां हम आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, वो माइक्रोस्कोपिक है। आयनाइजेशन माइक्रोस्कोपिक है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भले ही हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन बेटा हम बल्क में पढ़ेंगे, पर मोल पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं पढ़ेंगे, है ना? बल्क के लिए पढ़ेंगे ना भाई, 1 मोल के लिए। समझ में आई? इसी तरह से हम यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ रहे, ठीक? यानी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो बल्क की वजह से है। द प्रॉपर्टीज अराइजिंग ड्यू टू बल्क बिहेवियर, उसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हमने एक, अब जैसे प्रेशर है, प्रेशर का इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता होगा? नहीं ना, ये तो बल्क की वजह से होता है। सो प्रेशर जो होगा दैट इज डेफिनेटली अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। बेटा वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन की देखते हो क्या? वॉल्यूम भी तो बल्क की देखते हो भाई, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वॉल्यूम होता होगा यार, बट हम तो वॉल्यूम किसकी देखते हैं? बल्क की देखते हैं ना बेटा। उसी तरह टेम्परेचर बल्क का देखते हैं बेटा हम लोग। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है जो बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर की वजह से है, ठीक? तो हमने बोला कि कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विल हैव डेफिनिट वैल्यूज। यानी वो कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम जब इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की एक डेफिनिट वैल्यू होगी। फिजिकल स्टेट सेम हो सकती है, पर अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना, तो स्टेट ऑफ सिस्टम अलग अलग है। जैसे अगर फर्स्ट टू में डिस्कस करो, ठीक? तो फर्स्ट में गैस है, सेकंड में भी गैस है, फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन यहां का प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग है कि नहीं? तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो इसकी फिजिकल स्टेट भले ही सेम है, बट स्टेट ऑफ सिस्टम अलग अलग है। तो ये एक स्टेट हो गई, ये दूसरी स्टेट हो गई। बोलो क्लियर? तो स्टेट ऑफ सिस्टम और फिजिकल स्टेट में फर्क समझ में आ रहा है? दूसरी बात, अगर फिजिकल स्टेट ही अलग है तब तो स्टेट ऑफ सिस्टम अलग है ही है ना भैया। अगर फिजिकल फॉर्म अलग है तो ऑब्वियसली उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होनी है। तो ये तो पक्का ही है कि ये अलग स्टेट ऑफ सिस्टम है, ये अलग स्टेट ऑफ सिस्टम है। पर ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, पर यहां प्रेशर कितना था? P3। यहां प्रेशर कितना था? P2। अलग अलग प्रेशर था, तो ये डिफरेंट स्टेट्स हो गई, डिफरेंट स्टेट ऑफ सिस्टम हो गया, फिजिकल स्टेट सेम था, तो ये हमारे पास पांचवा हो गया। अब यहां पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसका प्रेशर P2, इसका प्रेशर P2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V1, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T2, इसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी सेम, इसकी फिजिकल स्टेट भी सेम, तो डेफिनेटली ये दो सेम स्टेट्स हो गई। तो ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम स्टेट्स हैं। तो बेटा पहले तो ये बताओ, फिजिकल स्टेट और स्टेट ऑफ सिस्टम में फर्क समझ में आया? और कब फिजिकल स्टेट सेम होती है, कब केमिकल स्टेट या आप बोलो थर्मोडायनेमिक स्टेट सेम होती है, समझ में आई? तो यानी जब हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, इनकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं, इनकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं, तो हमारे पास डिफरेंट स्टेट ऑफ सिस्टम होते हैं। फिजिकल स्टेट भले ही सेम हो, लेकिन स्टेट ऑफ सिस्टम अलग अलग होगी। अगर स्टेट, फिजिकल स्टेट अलग अलग हुई, तब तो स्टेट ऑफ सिस्टम अलग अलग है ही है,
बट अगर सेम भी हो लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी ये अगर अलग अलग हो गई, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, तो अलग स्टेट ऑफ सिस्टम होगा। उम्मीद करता हूं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी क्लियर और स्टेट ऑफ सिस्टम भी क्लियर। क्लियर और नॉट? वेदांश बड़े सारे यस, शाबाश। ये मेरा एक बच्चा जो कम से कम 15 बार ये वाई लिखता है, ठीक, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। आगे चलते हैं भाई। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। बोला प्रॉपर्टीज अराइजिंग ड्यू टू बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को भी आगे दो पार्ट में बांट दिया हमने, ठीक। एक जिसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो बेटा ऐसे ध्यान में रख लेना, इन फॉर इंडिपेंडेंट, इन फॉर इंटेंसिव, दोनों इन से शुरू हो रहे हैं। तो याद रखना प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन। क्या बोला? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज which are independent of amount of substance taken. Macroscopic properties which are independent of amount of substance taken, they are called as intensive properties. For an example, एक बात बताओ, एक तालाब में पानी ले लिया, उस तालाब से एक बाल्टी पानी भर के निकाल लिया गया, उस बाल्टी में से एक गिलास में पानी ले लिया, उस गिलास में से एक चुल्लू में पानी भर लिया। क्या इनकी सरफेस टेंशन अलग अलग होगी? क्या पॉन्ड के वाटर की और चुल्लू में पानी की सरफेस टेंशन अलग अलग होगी? विस्कोसिटी अलग अलग होगी? ऐसा होगा कि पॉन्ड वाला पानी ज्यादा गाढ़ा और हमारे हाथ चुल्लू में जो पानी है वो कम गाढ़ा, क्या ऐसा होगा? उनकी डेंसिटी में फर्क होगा? नहीं होगा ना। तो क्या ये अमाउंट पे डिपेंड किया? यार पानी चाहे तालाब में लो, बाल्टी में लो, गिलास में लो, चुल्लू में लो, मरना तो डूब के ही है ना। तो कहने का मतलब उसकी सरफेस टेंशन, उसकी विस्कोसिटी, उसकी डेंसिटी, ये सब सेम होगी, होगी कि नहीं? तो ये क्या हो गई? क्या अमाउंट पे डिपेंड किया? तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो एग्जांपल क्या हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी का? जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया, डेंसिटी हो जाती है, विस्कोसिटी हो जाती है, सरफेस टेंशन हो जाता है, ठीक, या फिर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि व्हाट डू यू डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? फिजिक्स में पढ़ लिए ना, तो डिफाइन करो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो फिर हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो फिर हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटिया? बच्चे ने मुझे आंसर दिया है, मैं ऑनलाइन वालों से भी शेयर करूंगा। मैंने जब पूछा स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो बिटिया ने मुझे आंसर दिया कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। तो मैंने उससे पूछा फिर हीट कैपेसिटी क्या होती है? क्या ये हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन नहीं है? ये हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री। पर अब जब बोलते हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, जब हम स्पेसिफिक अमाउंट लेते हैं 1 ग्राम, तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक शब्द तब कब लगेगा? जब स्पेसिफिक चीज लोगे, यानी स्पेसिफिक अमाउंट होगा, यानी 1 ग्राम के लिए। अब आपने 10 ग्राम ले लिया, आना तो 1 ग्राम तक ही है ना,
क्या ये वेट पे डिपेंड करेगा? ये वेट पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हमें 1 ग्राम के लिए निकालनी होगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बोलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्लियर? वहीं पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हुई? अगेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज which are dependent of amount of substance taken, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता हो उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे मास, थोड़ी चीज का कम मास, ज्यादा चीज का ज्यादा मास, है ना जी। सिंपल सी बात, स्नेहा का मास कम, अश्विनी सर का मास ज्यादा, है ना, ज्यादा चीज का ज्यादा मास, है ना भाई। तो इसी तरह से मास जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट पे डिपेंड करेगा ना भाई, मेरे अंदर अमाउंट ज्यादा है यार, है ना भाई। तो कहने का मतलब मास। उसी तरह वॉल्यूम, कम चीज की कम वॉल्यूम, ज्यादा चीज की ज्यादा वॉल्यूम, इजंट इट? तो वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव। बोलो क्लियर होता है कि नहीं? ऐसे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी अभी आपने डिफाइन करके दिया मुझे हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, मे इट बी इसका जो भी मास होगा, ठीक, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री। छोटी बॉडी कम हीट रिक्वायर्ड, मोटी बॉडी ज्यादा हीट रिक्वायर्ड। क्लियर? तो अमाउंट पे डिपेंड करेगी कि नहीं? सो दैट इज हीट कैपेसिटी। बोलो क्लियर? सो दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब खास बात समझना, खास बात ये कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की रेशो हमेशा इंटेंसिव होती है। दो एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव is always intensive, but reverse is not true. दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की रेशियो एक्सटेंसिव नहीं होती, समझ में आई? पर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की रेशियो हमेशा इंटेंसिव होती है। जैसे हमने बोला मास वाज एक्सटेंसिव और नॉट, हमने बोला वॉल्यूम वाज एक्सटेंसिव और नॉट, बना क्या? डेंसिटी, एंड डेंसिटी वाज इंटेंसिव। क्लियर? बहुत सिंपल बात बताऊं बेटा, जहां पर लग जाए समझ लेना इंटेंसिव हो गया। हम बोलते ना इस बंदे के पर निकला है ना, क्यों बोलते हैं इसके पर निकला है? इंडिपेंडेंट हो गया, किसी की बात ही नहीं सुनता, है ना, तो उसके पर निकला है। तो हमारे जहां पर निकला है समझ लेने का इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी को डिफाइन करो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर आया ना, तो बोला इसके पर निकल गए, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव। ऐसे बोला प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर निकले ना तो क्या होगा? इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम, पर निकले ना तो जहां पर आ जाए ना भाई वो समझ लेना पर निकल गए, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गई? तो कोई भी चीज जब आप पर यूनिट डिफाइन करोगे, है ना, वो हमेशा इंटेंसिव होगी। जैसे कभी कोई चीज को आप डिफाइन करोगे पर मोल, तो जब पर मोल बोलोगे ना तो वो इंटेंसिव होगी। जैसे हम एंथैल्पी की बात करते हैं, अब एंथैल्पी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस किलो जूल, बस। अब वो किसी भी अमाउंट के लिए हो सकती है, वो क्या है? एक्सटेंसिव। पर अगर बोल दिया किलो जूल पर मोल, तो पर निकला है ना, तो क्या बोलोगे? इंटेंसिव। बोलो क्लियर? एक्सटेंसिव इंटेंसिव ढूंढ लोगे, क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में, कंपटीशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा करके क्वेश्चन बन जाता है। कर लोगे अभी? बस क्या ढूंढने हैं? हाँ, क्या ढूंढने हैं? पर ढूंढने हैं बस। तो जहां पर मिल जाएगा बोलना इंडिपेंडेंट। ओके, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्लियर। अब बेटा इन्हीं को ना हमने कुछ और तरीके से भी डिफाइन किया है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को कुछ और तरीके से भी बांटा है। 3 तरीके और हैं हमारे पास, मतलब 3 पार्ट्स में इसको और बांटा है।
एक होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेट फंक्शंस, एक होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शंस, ठीक। दूसरे होते हैं जिसको बोलते हैं पाथ फंक्शंस, पाथ फंक्शंस। और तीसरे होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ही हैं, वेरिएबल्स। पहली बात, स्टेट फंक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन? बेटा स्टेट फंक्शन क्या होता है? इट इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depends upon initial and final state, not on the path by which state is reached. क्या बोला? They are measurable properties of a system whose values depends upon initial and final state, not on the path by which state is reached. वो स्टेट बनाई कैसे, इनिशियल से फाइनल चेंज कैसे किया, किस पाथ से किया, उस पर फर्क नहीं पड़ा, बस इनिशियल और फाइनल पे फर्क पड़ रहा है। जैसे ये एक पहाड़ था, ठीक है जी, वो जस भाई इसको चढ़ना चाहते थे, तो जस ने यहां से चढ़ना शुरू किया, यूं करके चढ़ा। इसको सिखाया गया था ऐसे करेगा तो कम थकेगा, और यहां पे खड़ा हो गया, ठीक। हमारे सात्विक भैया ऐसे नहीं, सात्विक आदमी है, तो उन्होंने सीधे यहां से था इधर मारा, सीधे चढ़ गए, है ना भाई। अब यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये फर्क पड़ा कि ओजस्व गया कि सात्विक? डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क पड़ा क्या? ये पाथ पे डिपेंडेंट था। पर हम थर्मोडायनेमिक्स में चलने वाली पाथ की बात नहीं करते, हम करते हैं कि किस तरह से इस प्रोसेस को करवाया गया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के करवाया गया, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। प्रेशर को कांस्टेंट रख के करवाया गया, आइसोबारिक। या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के करवाया गया, आइसोकोरिक। या फिर वो रिवर्सिबल था, वो इरिवर्सिबल था। ये पाथ से, समझ में आई? अगर इस पाथ से कोई चीज इंडिपेंडेंट हो जाए, सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी पड़े, हमें नहीं पता वो कैसे बनाई, डैम बॉदर्स। मम्मी ने रोटी बनाई, हमने खाई, डैम बॉदर्स कैसे बनी, कितनी बार उनके हाथ जले, नहीं पता हमें, ना जानना चाहते, खाने से मतलब, है ना भाई। तो वो क्या है हमारे पास? स्टेट फंक्शंस, जिनकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती, पाथ पे नहीं। पर सर हमें पता कैसे चलेगा? एक सिंपल बात बताऊं, जिसके आगे डेल्टा लगा होगा पाथ, वो स्टेट फंक्शन। जिसके आगे डेल्टा लगा होगा, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी। तो जब डेल्टा लगता है, डेल्टा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। तो जहां डेल्टा लगा, देखो समझ लेना स्टेट फंक्शन है, तो घबराने की चीज ही नहीं है ना भाई। क्लियर हो गया स्टेट फंक्शन? अब बात करेंगे पाथ फंक्शन। ये फिजिक्स वाले होते हैं ना, है ना, कहीं सिद्धार्थ सर सुन रहे हो? ये फिजिक्स वाले जो होते बड़े क्रूअल होते हैं, है ना। क्रूअल कैसे होते हैं? बंदे के सर पे ना बोझ चुकवाते हैं, 10 किलोमीटर चलाते हैं, उसके बाद बोलते तेरे काम ही नहीं किया, नो वर्क इज डन। बोलते डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, वो बंदा पसीनों पसीने बेचारा थक गया, और ये बोल रहे जी काम ही नहीं हुआ, है ना। हम केमिस्ट्री वाले थोड़े नरम दिल हैं, ठीक। हम बोलते नहीं यार, देखो भाई इसने पाथ तो कवर की ना यार, है ना। तो हम क्या बोल देते हैं कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन। क्या बोल देते हैं? पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करता है। अब पाथ कैसी? भाई बंदा सीधा चला, ऊपर को चढ़ा,
नीचे को चढ़ा, सभी जगह वर्क अलग अलग होगा कि नहीं, है ना, पर चलने वाली पाथ से नहीं। मतलब वर्क किन कंडीशन में करवाया गया? क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के करवाया गया? एडियाबैटिक वर्क था, आइसोथर्मल वर्क था, आइसोबारिक कंडीशन में था, रिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल था। ऐसे केस में क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन भले ही सेम हो लेकिन वर्क अलग अलग निकलेगा, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंडेंट होगा। किस पाथ में करवाया उस पर डिपेंड करता है। तो पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? दे आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज। सिद्धार्थ सर से सॉरी मांग लेते हैं ना। सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज of system which depends upon path by which final state is reached, उसको पाथ फंक्शन कहते हैं। दो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स, वर्क बेटा इनिशियल फाइनल सेम होगा पर एडियाबैटिक का वर्क अलग आएगा, आइसोथर्मल का अलग आएगा, रिवर्सिबल का अलग आएगा, इरिवर्सिबल का अलग आएगा। तो पाथ पे डिपेंड किया है ना। सिमिलरली हीट, जब मैं तुम्हें हीट की डेफिनेशन बताऊंगा ना तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे, गारंटी से बोलता हूं, ठीक? क्योंकि तुमसे पूछूंगा ना हीट, तुम बोलोगे फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। सबसे बड़ा झूठ है ये, ठीक? आई विल प्रूव दैट, आई विल कम टू दैट टॉपिक। हीट तक आऊंगा तो खूब हीट करूंगा तुम्हें। एनी हाउ, सो वर्क एंड हीट ये दो प्रोमिनेंट से पाथ फंक्शन है। ये अलग अलग प्रोसेस में इनिशियल फाइनल स्टेट भले ही सेम हो लेकिन इसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? अब बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स। एक बात बताओ यार, अभी हमने 6 डब्बे बनाए थे थोड़ी देर पहले, है ना, स्टेट्स पड़ी थी यार। कैसे पता चला था कि ये गैस की गैस रह गई फिर भी स्टेट अलग हो गई? अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले पढ़े हो ना। इसमें तो फायदा ही है कि हम वापिस भी आ सकते हैं। ये और ये गैस थी पर हमें कैसे पता चला ये दो अलग अलग स्टेट्स है? कौन सी कंडीशंस है? ये वाली प्रॉपर्टीज है। मान लो मैंने इसको मिटा दिया, बताओ क्या आप बता सकते हो ये दो अलग अलग स्टेट्स है? सो दीज आर नेसेसरी प्रॉपर्टीज टू एक्सप्लेन दिस स्टेट ना, एंड दे आर चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल्स क्या हुए? नेसेसरी प्रॉपर्टीज टू एक्सप्लेन अ स्टेट, necessary properties to explain a state and whose value changes from one state to another state. They are necessary properties to explain a state and whose value changes from one state to another. जैसे pressure, volume, temperature, density, viscosity, ये सब वो properties हैं जो एक state को बताने के लिए necessary हैं, है ना। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो नेसेसरी है। अगर उसको मिटा दिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा स्टेट ऑफ सिस्टम कौन सा है ना बेटा। तो ये जरूरी है। पहली बात तो ये है दे आर नेसेसरी प्रॉपर्टीज टू एक्सप्लेन अ स्टेट, और दूसरी बात ये है इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इसकी वैल्यू एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक चेंज होती है। तो ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। बेटा देखो नाम को ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। आप आज तक मेरा नाम ही तो ढंग से समझे नहीं ना, है ना। मेरा नाम क्या है? अश्विनी। अश्विनी मतलब चांद, है ना, यहीं पे सही, ठीक। तो ऐसे ही वेरिएबल्स का मतलब क्या है? वेरिएबल्स, वेरी हो सकने वाले। वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल्स, वेरी हो सकने वाले। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वेरी हो सकते हैं ना भाई, और इसी की वजह से हम स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। सो दे आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन अ स्टेट एंड इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू another, so they are called as state variables. Are you clear or not? सभी को समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिखो। हमने यहां पे ये बोला कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन, है ना।
बड़ा बड़ा येलो येलो सर ने लिख दिया वर्क इज अ पाथ फंक्शन। आपने मेरे को बताना है इन विच कंडीशन वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, इन विच कंडीशन वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। डोंट गिव मी आंसर राइट नाउ, क्योंकि होगा नहीं। जब अश्विनी सर क्वेश्चन देते हैं ना तो आसपास वाले सारे हिलते हैं, है ना, पता किसी को कुछ होता नहीं उसके बारे में, तो एट वंस उसका आंसर ऑप्शन ही होगा। आराम से पढ़ो, समझो, पूछो, इंक्वायर करो, फिर पढ़ो, फिर मेरे से पूछो, ठीक। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं मांग रहा हूं तुम्हारे से, इस क्वेश्चन का आंसर मैं मांगूंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तब तक आप फ्री है, 5-6 लेक्चर हैं हमारे, 6-7 लेक्चर हैं, आराम से उन 6-7 लेक्चर में ढूंढो इसका आंसर, पूछो अपने दोस्तों से, उनके रिस्पेक्टिव गुरुओं से, है ना, ताकि पता तो चले यार। चलिए, यानी हाउ स्टेट वेरिएबल्स क्लियर है बच्चों, पाथ फंक्शन क्लियर है, स्टेट फंक्शन क्लियर है। आगे चलते हैं। अब यहां पे हमने एक चीज और डिस्कस की, प्रोसेस, पाथ, है ना, प्रोसेस। बेटा क्या आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस की डेफिनेशन बताना मेरे को। देयर आर नंबर ऑफ अंग्रेजी वर्ड्स जो हम बोलते अक्सर हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन बोलो ना तो 0 by 0 हमसे आएगी नहीं। द वे ऑफ डूइंग समथिंग इज ओके। से वन थिंग, भव्या जी बोल रहे हैं द वे इज भूमिका जी, यार पता क्या बड़े दिनों दिनों बाद मिलते हैं तो अभी मेरे को भूलेगा नहीं, ठीक, शॉर्ट टर्म मेमोरी लैप्स है ना मेरा। सो एनी हाउ भूमिका जी ने कहा कि प्रोसेस इज वे ऑफ डूइंग। मैंने क्या किया, ओजस भैया मेरे फेवरेट है ना, इन्होंने सुबह से दीवार को जोर लगाया, हिलाना शुरू कर दिया, सुबह से कोशिश कर रहे हैं, शाम को जब मैं यहाँ क्लास लेने आया तब भी यहीं खड़े थे, दीवार अपनी जगह से टच से मस नहीं हुई। प्रोसेस हुआ क्या? तो काम तो कर रहा है यार, लगा बेचारा सुबह से पसीने पसीने हो गया। मतलब किस तरह से करेंगे? तो कैसे भी करे, ऊपर को करे नीचे को करे, है ना। तो मतलब डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। ऐसे बेटा मैं अगर तुमसे पूछता सब्सटेंस की डेफिनेशन बताओ, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ ये 90% जो होंगे ना, 90 का 99.9% उनको शाम से हो जाएगा। सब्सटेंस की डेफिनेशन होती है, अगर किसी को बोलूं बल्क, बल्क की डेफिनेशन, तो सब बोलेंगे बहुत बड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है ना। हम हिंदुस्तानियों ने ना एक हिंदुस्तानी अंग्रेजी बना दी है, हम हिंदुस्तानियों ने एक हिंदुस्तानी अंग्रेजी बना दी। कैसे? हम बोलते हैं बंदा बहुत प्राउडी है। यार प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है यार, इट इज जस्ट अ प्राउड, है ना। उसी तरह से हम बोलते हैं बंदा बहुत बल्की है, अरे बल्की कोई वर्ड ही नहीं है यार, इट इज ओनली बल्क, ठीक। पर बल्क क्या बहुत ज्यादा नहीं बेटा। अगर बल्क की डेफिनेशन मेरे से पूछते हो तो मैं बोलूंगा बल्क इज मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी। क्या है? मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। तो जब हम बल्कि बोल देते हैं ना, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, पर अगर बोल देते हैं बल्कि, तो उसका मतलब बहुत सारा बल्क है ना, बहुत सारा मैटर है, ठीक। अदरवाइज बल्क, बल्क इज नॉट बहुत सारा, बल्क मतलब मैटर कंटेन इनसाइड अ बॉडी। अब मतलब सब्सटेंस, तो मैंने कहा सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, इट मे बी प्योर, इट मे बी इम्प्योर, है ना। ऐसी प्रोसेस। सो प्रोसेस इज सेट ऑफ ऑपरेशंस by which we change one state into another. It is set of operations by which we change one state into another. और जस्ट सामने सुबह से यहां जोर लगाया, शाम तक मुझे यहां मिले, पर ये दीवार अपनी जगह से हिली नहीं, प्रोसेस इज नॉट डन, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन स्टेट, इजंट इट? हां, अगर ये दीवार यहां से हट जाती, देन प्रोसेस इज डन। फिर इसने वो कैसे तोड़ी, उसको फावड़े से तोड़ा, उसको छेनी से तोड़ा, हथौड़े से तोड़ा, हाथों से तोड़ा, वो अलग बात आ जाती है, फिर वो टाइप ऑफ प्रोसेस हो गया। क्लियर? तो प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ ऑपरेशंस बाय विच वन स्टेट इज चेंज्ड इनटू अनदर। थर्मोडायनेमिक्स में जब तक थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज नहीं होगा तब तक प्रोसेस नहीं होएगा। प्रोसेस तभी होगा अगर हमारे पास स्टेट चेंज हो जाएगी। बोलो क्लियर? और स्टेट कौन सी? थर्मोडायनेमिक स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात नहीं हो रही है,
थर्मोडायनेमिक्स में प्योरली थर्मोडायनेमिक्स सोचेंगे हम। अब प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, बेटा आइसो का मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, है ना, यानी व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यानी प्रोसेस डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हम प्रोसेस करते हैं उसको अपन आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। यानी यहां पे डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, यहां चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, ठीक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस डन कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। एक खास बात स्टार लगा के लिखना, ठीक, ये पेपर में बहुत बार आस्क्ड चीज है इसलिए स्टार लगा के लिखना। और आगे इसका बहुत काम होगा, मैं तुम्हारा बड़ी जगह उल्लू बनाने की कोशिश करूंगा, तुमने नहीं बनना है, पहले से हो, नहीं बनना है बिल्कुल भी, ठीक। तो बोलो सर बेइज्जती बहुत करते हैं, हमारे अड़ी के चढ़े ना तब बताएंगे, ठीक। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक चीज लिखना कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस of an ideal gas, delta U is also zero. डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस, स्पेसिफिकली आइडियल गैस। अगर गैस नॉन आइडियल होगी तब नहीं बेटा, रियल गैस के लिए नहीं, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है। क्वेश्चन लिख लो साथ में, वाई, ठीक, वाई, सिंपल क्वेश्चन, कोई भी देगा जवाब इसका, तुम्हारा कोई भी दोस्त इसका जवाब दे सकता है, पर मैं चाहता हूं तुम सोचो वाई। इसका आंसर मैं तुमसे पूछूंगा जब मैं इंटरनल एनर्जी खत्म कर दूंगा, जब इंटरनल एनर्जी पढ़ा के खत्म कर दूंगा ना, तब पूछूंगा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस में जीरो क्यों होती है। बच्चों आप जब तक सोचते रहो, है ना, कहते सोचना एक कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं करते। थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, सो मैनी पीपल डू नॉट थिंक। एनी हाउ आप सोचिएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्लियर हो जाता है। दूसरी तरह का प्रोसेस नंबर 2, एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process. Beta, what do you mean by adiabatic process? Beta, adiabatic process done when no heat is given or taken by the system. No heat is given or taken by the system. ना सिस्टम ने हीट दी ना सिस्टम ने हीट ली, इसमें Q is zero. माइंड इट, केमिस्ट्री में कभी Q के आगे डेल्टा नहीं लगाना, कभी नहीं। फिजिक्स में लगाते हो ना डेल्टा Q, केमिस्ट्री में नहीं लगाने का, क्योंकि हमारे हिसाब से हीट अपने आप ही चेंज है। हमारे हिसाब से हीट अपने आप ही चेंज है। चेंज का चेंज होता है कुछ क्या? डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज एंड हीट इटसेल्फ इज अ चेंज, तो चेंज का चेंज नहीं होता ना, इसलिए इसके आगे हम डेल्टा कभी नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट तो डी लिख देते हैं, डी क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक, उसका मतलब कोई चेंज नहीं होता। तो क्यू इज जीरो, हीट इज जीरो, हीट चेंज इज जीरो, क्लियर, हीट इटसेल्फ इज अ चेंज। तो यहां पे नो हीट इज गिवन, नो हीट इज टेकन। अब एक क्वेश्चन आया, महाराज जी कुछ कुछ कर रही, मैं सोचा क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, एक बात बताओ यार, एडियाबैटिक में ना हीट दी ना हीट ली, जब हीट दी नहीं हीट ली नहीं तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, है ना? और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में फर्क क्या? पढ़ लिया ना फिजिक्स में ये,
एनर्जी की। हाँ, पर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, उसमें हीट एक्सचेंज होता है, फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। अब इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हीट दी नहीं, हीट ली नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए था कि नहीं? तो फिर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में फर्क कहां आया भाई? तभी तो मैं कहता हूं कि सोचना ये कठिन काम है। क्या ये सोचा था जब फिजिक्स में पढ़े? है ना सर, किसी ने सोचवाया ही नहीं हमारे को, मतलब किसी ने, मतलब अपने आप हमारे को किसी ने थॉट ही नहीं मेरे दिमाग में आया, ये किसी दोस्त ने बोला ही नहीं मेरे को, पूछा ही नहीं मेरे को, तो कैसे पता चलेगा? बेटा आप समझो मेरी बात। पहली बात तो एडियाबैटिक में कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। पहली बात, एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? बेटा एडियाबैटिक में आपने हीट दी नहीं, हीट ली नहीं, पर सिस्टम से काम तो करवा रहे हो ना यार, काम तो करवा रहे हो, या सिस्टम पे काम कर रहे हो या सिस्टम पे काम करवा रहे हो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो प्रोसेस हो ही नहीं रहा ना। प्रोसेस तो तब होगा कुछ काम करवाओगे या करोगे उसके ऊपर। पर हीट नहीं दे रहे, हीट नहीं ले रहे, सिस्टम से काम करवाओगे तो सिस्टम काम कैसे करेगा यार? क्या वो अपनी एनर्जी नहीं यूज करेगा? अगर अपनी एनर्जी यूज करेगा उसकी एनर्जी कम नहीं हो जाएगी? अगर उसकी एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा? तो क्या एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना? अश्विनी सर को खाना मत दो और क्लासेस डबल कर दो, तो पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा, पर क्या होगा, ये मेरा फैमिली पैक जो है सिंगल पैक में हो जाएगा, है ना भाई? मैंने खूब सारी एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है उसी दिन के लिए जब तुम मेरे से ऐसा करो। तो कहने का मतलब एडियाबैटिक जो होता है उसमें हीट दी नहीं, हीट ली नहीं, पर वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो वर्क अगर सिस्टम करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, या सिस्टम पे वर्क करोगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, उससे टेम्परेचर चेंज होगा। एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। ये इसका आंसर है, ठीक? क्योंकि बच्चे कहीं लिख रहे थे सर टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर नीड नॉट टू बी कांस्टेंट, किसी ने लिखा था, ठीक, पर पूरी तरह से अभी समझ में आया टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो एडियाबैटिक क्लियर? एडियाबैटिक में Q0 होता है। आगे जाके एक कहानी और आएगी, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस, ठीक, डेल्टा एस, ये एंट्रोपी चेंज आगे आएगी, पर हम अभी से बता देते हैं एडियाबैटिक में डेल्टा एस क्या रहेगा? 0, क्योंकि डेल्टा एस Q/T होता है बेटा। जब Q0 तो डेल्टा एस तो 0 ना, समझ रहे मेरी बात? ओके। तीसरा, प्रोसेस नंबर 3, आइसोबारिक प्रोसेस, नाम से क्लियर हो जाएगा। बार किसका यूनिट है भाई? प्रेशर का। तो मतलब क्या कांस्टेंट? आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस इज डन कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रोसेस डन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी डेल्टा P इज 0, सो दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। बोलो क्लियर आइसोबारिक क्या होता है? तो फिर इस हिसाब से आइसोकोरिक भी पता होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रोसेस डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रोसेस डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस जो किया जाता है उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक? इसका डेल्टा V इज 0। अब बेटा अगर डेल्टा V 0 होता है ना, तो एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क आता है जिसको एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक? तो यहां पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी 0 हो जाएगा आइसोकोरिक में। आगे जाके वर्क पे वर्क करना है हमने बहुत सारा, ठीक? तो बेसिकली यहां पे वर्क डन विल बी 0, क्योंकि जब तक हमारा वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ तब तक वर्क नहीं हुआ बेटा, है ना बच्चे? तो खैर एनी हाउ आइसोकोरिक समझ में आता है,
अब हम बात करेंगे, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल से पहले ना एक चीज और पढ़ाता हूं तुम्हारे को। रिवर्सिबल के लिए जगह छोड़ देना, बाद में लिख लेना चाहे। हम पढ़ेंगे पहले क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी मतलब झूठा। क्वासी मतलब झूठा, ठीक है ना। और स्टैटिक रुका हुआ, झूठी तरह से रुका हुआ। मतलब वो हो रहा है पर हमें लग रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी है ना, हमें लग रहा है नहीं हो रही है पर एक्चुअली हो रही है यार, ठीक। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? which moves with infinitesimally small speed. ऐसे प्रोसेस which moves with infinitesimally small speed। जो रिएक्शन बहुत ही स्मॉल स्पीड पे चलते हैं, हमें लगता है कि रुके हुए हैं, रुके नहीं होते, चलते रहते, पर हमें देखने में रुके हुए लगते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या 1 मिनट में हो जाती है? 1 घंटे में हो जाती होगी? 1 दिन में होती है क्या? बहुत टाइम लगता है, पर कभी पता चलता कि हो रही है? वो तो बाद में समझ में आता है यार रस्ट हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, वेरी स्लो मूविंग। ना सब्लिमेशन नहीं बेटा, सब्लिमेशन इज नॉट क्वासी स्टैटिक, क्योंकि दैट कैन बी फास्ट इवन, ठीक। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है विच मूव्स विद इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्पीड, जैसे एग्जांपल हमने क्या दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फॉर्मेशन ऑफ कोक, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, है ना भाई। लकड़ी को दबा दिया, रोज 1 घंटे बाद खोद के देखा, डायमंड तो नहीं बन गया, बनेगा क्या? मिलियन ईयर्स, है ना। तो हमें तो लगा भी लकड़ी की लकड़ी रह जानी है ना, पर बहुत सालों बाद, करोड़ों अरबों सालों बाद डायमंड चेंज हो सकता है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या होता है? दैट इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वेरी स्लो मूविंग प्रोसेस, बट हमें देखने में लगता है मैं नहीं मूव कर रहा, तो क्वासी स्टैटिक इसको बोलते हैं। बोलो क्लियर? अब रिवर्सिबल प्रोसेस से पहले क्यों पढ़ाया? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन समझना। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, प्रोसेस which moves with infinitesimally क्या हो गया मेरे को? स्मॉल स्पीड। सर आप भूल गए, ये तो नीचे भी लिखा है बेटा, प्रोसेस which moves with infinitesimally small speed but whose direction can be reversed, but whose direction can be reversed by changing state variables, by changing state variables। आप स्टेट वेरिएबल चेंज कर दो, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। जो क्वासी स्टैटिक है, यानी हम ये कह सकते हैं ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। हम कह सकते हैं सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? क्वासी स्टैटिक। बट ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सिबल। ये तो ठीक है कि सारे रिवर्सिबल क्या हैं? क्वासी स्टैटिक हैं, पर सारे क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल हो जाए ये नहीं हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन से दोबारा आयरन बना लोगे यार? नहीं ना भाई। डायमंड बन गया, दोबारा लकड़ी बना लोगे क्या? नहीं ना भाई। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और क्वासी स्टैटिक इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, बट रिवर्सिबल डेफिनेटली स्लो ही होंगे। क्यों?
बेटा रिवर्सिबल इसलिए स्लो होंगे, अगर उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो टाइम तो चाहिए ना रिवर्स करने के लिए, स्टेट वेरिएबल चेंज करने के लिए टाइम चाहिए ना। अगर आपका प्रोसेस ही बड़ा फास्ट हो, क्या इनफ टाइम होगा कि आप उसको रिवर्स कर सको? है ना जी। यानी यहां से स्नेहा को भेजा, घर पहुंच गए एकदम से, यहां से गायब हुई और सीधे घर, क्या मैं रोक सकूंगा? अब मान लो यहां से टहलती हुई चली हुई है, तो पीछे से आवाज मारूंगा ना, भाई वापिस आ जा। समझ रहे मेरी बात? तो अगर स्लो कोई प्रोसेस चलेगा तभी रिवर्स हो सकेगा, अगर फास्ट चलेगा तो रिवर्स होएगा ही नहीं, क्योंकि इनफ टाइम पीरियड ही नहीं मिलेगा भाई। और खास बात यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, जैसे ए इज गिविंग अस बी इज गिविंग अस सी इज गिविंग अस डी, इसके हर स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है, इसके हर स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है ताकि हम वापस ला सके इसको। लेकिन क्वासी स्टैटिक में क्या होता है कि ए इज गिविंग अस बी इज गिविंग अस सी, ठीक, सी में बी गिविंग अस डी। मान लो 2 स्टेप रिवर्सिबल है, 1 स्टेप इरिवर्सिबल है। अब 1 स्टेप में इक्विलिब्रियम है ही नहीं तो वापस जाएगा ही नहीं। मिस नेहा बेटा पढ़ लेना चाहिए, ठीक। सो प्रोसेस जो है विच मूव्स विद स्मॉल स्पीड, कब वो रिवर्सिबल होगा? जब उसके हर स्टेप में क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी स्टेप पे इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो वो क्वासी स्टैटिक तो होगा पर कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल। तो नेक्स्ट हम बात ही किसका करेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो भाई? सो इरिवर्सिबल प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वो स्लो भी हो सकता है, वो फास्ट भी हो सकता है। स्लो होगा तो उसके किसी स्टेप में इक्विलिब्रियम नहीं होगा भाई, तो वापस नहीं आ सकता यार। और फास्ट होगा तो इतना टाइम पीरियड ही नहीं मिला। सो रिवर्सिबल तो चलो स्लो ही है, इरिवर्सिबल स्लो भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल फास्ट भी हो सकते हैं, पर वो रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। बोलो क्लियर? समझ में आ गई? एंड द लास्ट प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बेटा, साइक्लिक प्रोसेस सुबह जिस बेड से, जिस मुद्रा से उठे, रात को उसी बेड पे उसी मुद्रा पे जाके सो जाना है। क्या हुआ? साइक्लिक, है ना भाई? तो साइक्लिक जो है, ए से चले बी से गए थे सी से आए थे डी, और डी से वापस ए, साइक्लिक हो गया, ठीक है। अब साइक्लिक और रिवर्सिबल में क्या फर्क है? साइक्लिक और रिवर्सिबल में क्या फर्क है बेटा? इसमें क्या है, जो पाथ आगे वही पाथ पीछे। रिवर्सिबिलिटी इसमें इक्विलिब्रियम की वजह से है, जबकि यहां पे पाथ ही आगे आगे जाते हुए फिर वापस आती है। इसके सारे रिएक्शन स्लो, इसमें फास्ट भी हो सकते थे, बट हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वही रखेंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस वो होता है which comes back to initial position after number of changes, which comes back to initial position after number of changes, वो साइक्लिक प्रोसेस। बेटा साइक्लिक प्रोसेस में हर स्टेट फंक्शन 0 होगा। साइक्लिक प्रोसेस का हर स्टेट फंक्शन, डेल्टा यू क्या? 0, डेल्टा एच क्या? 0, डेल्टा एस क्या? 0, डेल्टा जी क्या? 0। क्यों बेटा? डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल इनिशियल स्टेट ही सेम है, तो डेल्टा क्या हो गया? उसका 0 हो गया। तो कहने का मतलब साइक्लिक प्रोसेस में सारे स्टेट फंक्शन जो होते हैं उनकी वैल्यू 0 ली जाती है। तो बेटा टाइप ऑफ प्रोसेस समझ में आए कि नहीं आए? ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों जल्दी बोलो। तो आज हमने थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स तो आगे पढ़ेंगे, आज सिर्फ हमने क्या पढ़ी है? टर्मिनोलॉजी, ठीक। क्या जी? डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज, ये सारा आगे आना ही है आपका। तो इससे पहले कि बंद करूं, फटाफट बोलो मजा आया कि नहीं आया? चलो थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगली क्लास में परसों। थैंक यू सर।